चाल है? तो आज जो है वो हम अपना छठा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं एंड थोड़ा अगर मैं पिछला रिकॉल करूँ तो हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को कंप्लीटली जो है वाइंड अप कर दिया था, ठीक है? वो क्लासिफिकेशन हमने पूरी देख ली थी। तो आज जो उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो मैं दोबारा शो कर देता हूँ यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो 2 रह गई हैं ना, एक तो फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर और डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए जो एंटीबायोटिक होती हैं, तो वो 2 जो हैं वो हम आज देखेंगे। उसके अलावा जो आज का टारगेट है वो है एंटी माइक्रोबैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी रेट्रोवायरल। ये 3 भी जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो बेसिकली एक चार्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये चार्ट जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि फोलेट की सिंथेसिस जो हो रही होती है बैक्टीरियम में, तो उसमें कौन-कौन से स्टेप होते हैं, यानी कि कौन-सा एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट जो है वो फ़ॉर्म हो रहा है, वो आपको यहाँ पे पूरा जो है वो शो हो भी रहा होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम, ये दोनों जो हैं वो एक एंजाइम को जो है वो कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है? और सल्फोनामाइड के लिए जो एंजाइम है वो कौन-सा है, डाइहाइड्रोप्टेरॉइड सिंथेस एंजाइम, ठीक है? और ट्राइमेथोप्रिम जिस एंजाइम को इनहिबिट करता है वो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। तो इनको इनहिबिट करने से वो जो पूरी चेन चल रही होती है बैक्टीरिया का जो फोलेट बन रहा है, ठीक है? तो वो इनहिबिट हो जाता है। तो उस वजह से ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी कि इनहिबिट करते हैं, ठीक है? और हिस्टोरिकली एक जो चीज़ मुझे ऐड करनी थी वो ये थी कि प्रॉन्टोसिल, अब ये बेसिकली एक रेड डाई था, ठीक है? जो जो इन विट्रो तो अपना एक्शन नहीं दिखा रहा था, लेकिन इन विवो उसने एंटी बैक्टीरियल जो है वो एक्टिविटी शो की थी। तो फिर इसको मॉडिफ़ाई करके थोड़ा इसको एक्टिव फॉर्म में लाकर सल्फोनामाइड क्लास में जो है वो वहाँ पे जो है वो इनको मॉडिफ़ाई किया गया। तो हिस्टोरिकली सल्फोनामाइड का बैकग्राउंड जो है वो ये है। अच्छा, एक कंडीशन है क्रिस्टलोरिया, नाम से भी पता चल रहा होगा कि यूरिन में क्रिस्टल का होना। अब ये कंडीशन होती है किस तरह है और सल्फोनामाइड से किस तरह रिलेट करती है, तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि सल्फोनामाइड जो हैं वो चूँकि यूरिन के थ्रू निकलते हैं, ठीक है? एक्सक्रीट आउट जो है वो यूरिन के थ्रू होते हैं, तो वो भी अपने एसिटाइलेटेड जो है वो फॉर्म में। तो उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली प्रेसिपिटेट बनते-बनते और थोड़ा क्रिस्टल फॉर्म जो है वो कर लेते हैं यूरिन में, ठीक है? और जो फिर जो है वो इस प्रॉब्लम को राइज़ करती है। उसके अलावा मैं एक चार्ट भी आपको शो कर रहा हूँ जिसमें इन डिटेल जो है वो शो किया हुआ है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है। अच्छा, उसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट की मैं बात करूँ तो एडवर्स इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है? स्पेक्ट्रम कौन-कौन से बैक्टीरिया पे ये एक्ट करती है, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छा, क्लासिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो क्लासिफ़िकेशन ये है कि ये एज़ पर द रूट जहाँ से ये ली जाती है, तो 3 जो है वो बेसिकली क्लासिफ़ाइड हैं। एक तो ये कि ओरली एब्ज़ॉर्बेबल हैं, ठीक है? एक वो ड्रग आ जाती हैं, एक वो आती हैं जो कि ओरली एब्ज़ॉर्बेबल नहीं होती और एक वो आ जाती हैं जो कि टॉपिकली जो है वो यूज़ की जाती हैं। ओरली एब्ज़ॉर्बेबल में जो है वो आपके पास 3 आ जाती हैं, शॉर्ट एक्टिंग में, लॉन्ग एक्टिंग सॉरी शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में आपके पास आ जाती हैं। ये मैं आपको पूरा एक चार्ट शो कर रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग ये मेंशन आउट है कि डोज़ क्या-क्या हैं, ठीक है? और शॉर्ट एक्टिंग में कौन-सी हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन-कौन सी आ रही हैं और लॉन्ग एक्टिंग में कौन-कौन सी सल्फोनामाइड ड्रग जो हैं वो आ रही होती हैं। एज़ पर द इनकी क्लासिफ़िकेशन सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन आउट है। तो सल्फोनामाइड हमने यहाँ पे एंड कर दिया। एक और फोलेट सिंथेसिस इन्हिबिटर एंटीबायोटिक जो है वो है ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है? ट्राइमेथोप्रिम, इसमें 2 और ड्रग आ जाती हैं। एक तो है पायरिमेथामिन और एक है मेथोट्रेक्सेट जो कि बड़ी कॉमन है। तो जिसमें हम जो आज कवर करेंगे वो ट्राइमेथोप्रिम ही है, ठीक है? तो दोबारा रिकॉल कर दूँ कि ये एक चार्ट है और इसके अकॉर्डिंग जिस एंजाइम को ट्राइमेथोप्रिम इन्हिबिट कर रहा है वो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है? तो इस वजह से ये इन्हिबिशन का जो है वो एक्शन होता है, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। अच्छा, एक ब्रांड नेम है कोट्राइमॉक्सोज़ोल। अब इसमें 2 जो हैं वो कॉम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं। एक तो ट्राइमेथोप्रिम खुद है, ठीक है? और एक सल्फोनामाइड की एक जो है वो ड्रग है
जिसका नाम है सल्फामेथोक्साजोल। अब ये दोनों जो हैं वो कॉम्बिनेशन थेरेपी में जो है वो दी जाती हैं। अच्छा, इनका अलग-अलग देखें तो सल्फोनामाइड जो है और ट्राइमेथोप्रिम दोनों इनहिबिट कर रही हैं, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। लेकिन जब कॉम्बिनेशन थेरेपी में होती हैं तो ये अपना साइडल इफ़ेक्ट यानी कि बैक्टीरिया को किल भी करने में काम आती हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली इस कॉम्बिनेशन ड्रग की जो है मैं बात करूँ तो इनके, सॉरी इसको थोड़ा इग्नोर करना। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट अगर मैं जो है वो शो करूँ तो ये आपको यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट शो हो रहे हैं ऑफ दिस कॉम्बिनेशन थेरेपी। मैं ट्राइमेथोप्रिम को नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन थेरेपी में जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट ये आपको शो हो रहे हैं। क्लिनिकल यूज़ क्या-क्या हैं इस कॉम्बिनेशन ड्रग के, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, एडवर्स इफ़ेक्ट दोबारा शो हो रहे हैं आपको यहाँ पे, बट ये जो हैं ये ट्राइमेथोप्रिम के हैं खाली। ये इन दोनों के कंबाइन नहीं है, ये खाली ट्राइमेथोप्रिम के हैं। ठीक है? तो ट्राइमेथोप्रिम भी आपको यहाँ पे जो है वो एंड हो गया। फोलेट सिंथेसिस इन्हिबिटर एंटीबायोटिक में ये 2 थी, सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम, और इसका कॉम्बिनेशन में जो है वो क्या रोल होता है वो हमने यहाँ पे देखा। आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की इन्हिबिशन में जो एंटीबायोटिक होते हैं उनमें एक नाम आता है क्विनोलोन का, और ये एक क्लोरामफेनिकोल की तरह एक बड़ी जो है वो जनरेशन, यानी कि इसमें 4 जनरेशन होती हैं, तो एक ह्यूज क्लास जो है वो ये कैटेगरी है इसकी। अब इसमें क्या है कि ये डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। किस तरह करती हैं? डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमेरेज 2 और 4 इनके साथ बाइंड करके और उनके एक्शन को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो बनता नहीं, ठीक है? तो ये इसमें इतनी बात थी। बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, 4 जनरेशन होती हैं, और इसमें जो कॉमन जो वो है जो कॉमन ड्रग है, जो कि बड़ा जो है वो ली जाती है, वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन की आई थिंक ये है, और टोटल जो है उसकी 4 जनरेशन है। ये मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट है, ये आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ। ये 4 की 4 जो है वो जनरेशन यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा, अब ये जो क्विनोलोन की ब्रांच है ना, इसमें अगर फ्लोरीन को ऐड करूँ तो एक ब्रांच निकल के आती है फ्लोरोक्विनोलोन, नाम से पता चल रहा है कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब क्विनोलोन अगर अलोन दी जाए तो उनका स्पेक्ट्रम, उनकी एक्टिविटी इतनी नहीं होती, जितनी फ्लोरोक्विनोलोन्स की होती है, यानी कि उनका स्पेक्ट्रम, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है बनिस्बत के अगर क्विनोलोन्स अलोन दी जा रही हैं। तो ज़्यादा प्रेफ़र क्या किया जाता है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स की तरफ, या उनकी कैटेगरी के ड्रग जो हैं वो दी जाती हैं। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके फार्माकोकाइनेटिक क्या हैं, तो वो जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, थोड़ा उसका इन्फॉर्मेशन है फार्माकोकाइनेटिकली। उसके अलावा स्पेक्ट्रम कौन-कौन से बैक्टीरिया पे ये एक्ट करती है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। क्लिनिकल यूज़ ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है इसका, तो वो भी आपको यहाँ पे मैं आपको ये एक चार्ट के फॉर्म में शो कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, एडीआर की बात कर लेते हैं, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या-क्या हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, तो ये रहे आपके पास साइड इफ़ेक्ट, और कुछ ड्रग हैं जिनमें जो है वो ये इंटरैक्ट करता है क्विनोलोन्स, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन आउट हो रहे होंगे। एट द लास्ट डोज़ की मैं बात कर लूँ तो डोज़ आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इन पर्टिकुलर 4 जनरेशन्स में जो-जो होती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है? अच्छा, तो भाई बात ये है कि एंटी बायोटिक जो चार्ट के अकॉर्डिंग थी, हमने कवर कर ली, ठीक है? तो विदिन 6 लेक्चर के अंदर-अंदर हमने जो है वो एंटीबायोटिक कवर कर ली, और हार्डली फिर कमिंग 1 टू 2 लेक्चर्स में हम बाकी जितनी भी फार्माकोलॉजिकली जो क्लासिफिकेशन है, जो कि शुरू में मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, तो वो जो है वो हम इंशाल्लाह विदिन 2 लेक्चर्स, यानी कि लेक्चर 8 तक जो है वो इंशाल्लाह उसको भी वाइंड अप कर देंगे। तो उसी से रिलेटेड एक क्लास है एंटी माइकोबैक्टीरियल, है ये भी एंटी मा वो बैक्टीरियल ही है, लेकिन थोड़ा अलग हट के है थोड़ा, ठीक है? इसमें 2 डिज़ीज़ हैं जिसको हमने टारगेट किया है, एक तो टीबी है और एक लेप्रोसी है। तो थोड़ा अभी मैं ये करूँगा कि एक तो इनकी थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा कि ये कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ठीक है? ये दोनों डिज़ीज़ेज़। उसके अलावा मैं बताऊँगा कि इनमें ड्रग कौन-कौन से हैं, जो इनकी क्लासिफ़िकेशन में यूज़ की जाती हैं, या टीबी के लिए जो यूज़ की जाती हैं। अच्छा, पहले शुरू करते हैं टीबी।
तो टीबी होता है एक इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू होता है। साइन एंड सिम्पटम आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं टीबी के लिए, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। अच्छा, अब ये जो है टीबी, ये 2 सेपरेट जो है वो ड्रग होती हैं। एक तो वो ड्रग होती हैं जो कि भई पहले ही रिकमेंड की जाती हैं, यानी फर्स्ट लाइन ड्रग हैं वो, यानी कि पहले टीबी के लिए पहले वो प्रेफ़र की जाएँगी, फिर जो है वो उनके अल्टरनेटिव या सेकंड लाइन ड्रग जो है वो प्रेफ़र की जाएँगी। तो 2 टाइप की हो गई, एक फर्स्ट लाइन और एक सेकंड लाइन या उनके अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट लाइन में बेसिकली 5 है, ठीक है? और सेकंड लाइन में जो है वो आपके पास अराउंड 10 जो हैं वो ड्रग आ जाती हैं। तो फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 5 कौन-कौन से हैं? एक तो रिफेम्पिन है, आइसोनियाज़िड है, पायराज़िनामाइड है, एथैम्ब्यूटोल है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो रिफेम्पिन की मैं बात करूँ तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक सॉरी फार्माकोलॉजी थोड़ी जो है वो मैं बता दूँ, तो वो आपको यहाँ पे भी शो हो रही होगी, ठीक है? और फार्माकोलॉजी बेसिकली इतना कोई नहीं है कि इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या जो जिस तरह ये एक्ट करती है, तो वो जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसकी क्या-क्या है, तो किस तरह ये एक्ट करती है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? अच्छा, फार्माकोलॉजी हो गई तो फार्माकोकाइनेटिक भी थोड़ा देख लो। तो ये आपकी जो है वो फार्माकोकाइनेटिक आ रही है। क्लिनिकल यूज़ क्या-क्या हैं और एडवर्स इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं। क्लिनिकल यूज़ आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली थोड़ा जो है वो कंजेस्टेड है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा शो कर रहा हूँ। नहीं तो अ एक्चुअली थ्योरी ज़्यादा है, तो मैं ये प्रेफ़र कर रहा था कि इसको समराइज़ कर दूँ, बनिस्बत कि मैं एक-एक को लेके चलूँ, तो वो आप जो है वो थ्रू दैट पैराग्राफ या जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, वहाँ पे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मोटा-मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ की बात कर रहे थे, वो हो गया, एडवर्स इफ़ेक्ट ये रहे, ठीक है। और ड्रग इंटरैक्शन कहाँ-कहाँ पे हैं रिफेम्पिन की, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगले ड्रग पे चलते हैं, आइसोनियाज़िड। इसकी भी वही फार्माकोलॉजी थोड़ी यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ रेज़िस्टेंस, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू ये रेज़िस्टेंट होता है लो डोज़ या हाई डोज़ के अकॉर्डिंग, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फार्माकोकाइनेटिक जो हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। क्लिनिकल यूज़ क्या है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। और एडीआर क्या-क्या हैं, तो एडीआर जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहेंगे होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, पायराज़िनामाइड, उससे भी फार्माकोलॉजी ये रही, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक ये रही। उसके अलावा क्लिनिकल यूज़ क्या हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। और एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहेंगे। अगले ड्रग पे चलते हैं जो कि है एथैम्ब्यूटोल, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये रहा, ठीक है। ये पूरा देख लीजिएगा, कोई इतना वो नहीं है इतना कोई ट्रिकी नहीं है, आराम से समझ में आने वाला है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। क्लिनिकल यूज़ क्या है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ये कुछ मेडिकेशन, कुछ कंडीशंस में एथैम्ब्यूटोल, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर बात करूँ तो उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये रहा, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ रेज़िस्टेंस जो है वो आपका ये रहा, ठीक है। और इनकी डोज़ क्या-क्या होती हैं, तो वो आपको यहाँ पे ये शो हो रही होंगी। क्लिनिकल यूज़, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो बेसिकली हमने फर्स्ट लाइन ड्रग जो टीबी में दी जाती हैं, वो 5 की 5 देख ली। अब आगे चलते हैं सेकंड लाइन ड्रग पे। तो सेकंड लाइन ड्रग में क्या है कि टोटल जो है वो अराउंड 10 है, ठीक है? इसमें थायोनामाइड है, कैप्रिमाइसिन है, साइक्लोसेरिन है, अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है, फ्लोरोक्विनोलोन्स यहाँ पे भी आते हैं, कैनामाइसिन है, एमिकल्सिन है, लिनेज़ोलिड है, रिफेम्पिसिन है, रिफेपेंटिन है। तो अराउंड 10 अल्टरनेटिव हैं फॉर टीबी। तो जिसमें थायोनामाइड का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये रहा, ठीक है। उसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक जो हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। कैप्रे पे चलते हैं, तो कैप्रे का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। सॉरी एडीआर जो हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, साइक्लोसेरिन की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। डोज़ क्या है इसकी, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं।
और उसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है इसका वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फार्माकोकाइनेटिक क्या-क्या हैं, इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या डोज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, डोज़, ठीक है, एंड एडवर्स इफ़ेक्ट। कैनामाइसिन यूज़ ये होता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफ़र जो किया जाता है वो एमिकल्सिन है, ठीक है? अच्छा, यूज़ क्या-क्या है वो भी देख लो यहाँ पे। एमिकासिन पे आते हैं तो उसका यूज़ ये रहा, ठीक है? और डोज़ जो है वो आपके पास ये रही। अच्छा, अगली पे आते हैं हमारी 8वीं, लिनेट-सॉलिड, ये पहले भी हम कवर कर चुके हैं और यहाँ पे भी इसका जो है वो रूल है फॉर टीबी। क्लिनिकल यूज़ ये रहा, डोज़ जो हैं वो आपके पास ये रहीं, ठीक है? एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगले पे चलते हैं रिफैम्ब्यूटिन, रिफैम्ब्यूटिन का यूज़ ये रहा, ठीक है? डोज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। रिफापेंटिन, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोकाइनेटिक एंड यूज़, क्लिनिकल यूज़ यहाँ पे आ गया। तो थोड़ा आज का जो है वो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अ अ, थोड़ा मर्ज करने के लिए मैंने जो है वो थोड़ा शॉर्ट कर दी है, बाकी इतना कोई वो उतना इश्यू नहीं है। अगली डिज़ीज़ पे चलते हैं जो कि है लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के थ्रू जो है ये होती है, और ये बेसिकली एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, ठीक है? साइन एंड सिम्पटम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, और डायग्नोसिस क्या-क्या होती है फॉर इट्स ट्रीटमेंट, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये शो हो रहा है। अच्छा, ड्रग की मैं बात करूँ तो एक क्लास होती है सल्फ़ोन, जिसमें जो एक मेन नाम है वो है डेक्सोन का। तो बाकी जो ये 2 हैं ये अलग कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हैं, जबकि सल्फ़ोन जो है वो ज़्यादा होती हैं लेप्रोसी के लिए। यानी कि लेप्रोसी में एक तो कैटेगरी आ गई सल्फ़ोन की, और 2 और जो हैं वो अलग ड्रग आ गई। सल्फ़ोन में है डेप्सोन, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये आपको शो हो रहा है, ठीक है? और क्लिनिकल यूज़ क्या है तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। फार्माकोकाइनेटिक, तो फार्माकोकाइनेटिक जो है वो आपको यहाँ पे उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, और डोज़ क्या-क्या है तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अच्छा, एक्सक्रीशन का जो पाथवे है वो थोड़ा जो है वो यहाँ पे आपको क्लिक जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है? अच्छा, रिफैम्पिन की बात करूँ तो पहले भी हमने ये कवर की है, अब दोबारा हम देख रहे हैं। तो रिफैम्पिन जो है वो बेसिकली यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो रिफैम्पिन का जो डोज़ है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है? और ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन थेरेपी में होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ है जिसका नाम मुझे अभी आइडिया नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है फॉर डेप्सोन, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, क्लोफाज़िमीन, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फार्माकोकाइनेटिक क्या-क्या है, क्या-क्या इसकी जो है वो डोज़ के अकॉर्डिंग है, तो वो फिर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और एडवर्स इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। एंटी माइकोबैक्टीरियल कवर हो गए, 2 डिज़ीज़ देखे, और उसमें जो उनकी पर्टिकुलर ड्रग जो इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो हमने देखी, और उसमें एंटी माइकोबैक्टीरियल में यही था। आगे चलते हैं एंटी वायरल ड्रग पे, तो ये शुरू करते हैं। तो पीछे जितना भी हमने देखा वो थोड़ा बैक्टीरिया के अराउंड जो है वो सारी बात हो रही थी। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी ड्रग थी वो सारी डिस्कस हो रही थी, क्लासिफ़िकेशन जितनी भी थी, वो सारी जो है वो बैक्टीरिया के अराउंड थी। बट अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो वायरस से जो है उसके पर्सपेक्टिव में है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो बात करेंगे। तो वायरल रेप्लिकेशन की मैं थोड़ी बात कर लूँ कि वायरल रेप्लिकेशन क्या है, कि ये बैक्टीरिया की तरह नहीं है। ये बेसिकली आपके सेल के अंदर जाता है और वहाँ पे एज़ अ होस्ट जो है वो काम करता है, और अनलाइक बैक्टीरिया ये जो है वो सेल के अंदर ही अपने फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा होता है। ठीक है? अच्छा, वायरल रेप्लिकेशन में बेसिकली जो उसके स्टेप होते हैं कि ये पहले अटैच होता है, और उसके बाद अपना जो है वो सारा कुछ जो काम हो रहे होते हैं, तो वो फिर एक पॉइंट वाइज़ मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है? और एक पॉइंट ये भी है कि एंटी वायरल ड्रग जो हैं वो काम किस तरह करती हैं।
अब ये तो मैंने बता दिया कि वायरस जो है वो रेप्लिकेशन का क्या करता है और बेसिकली सेल के अंदर जो है वो अपना परफ़ॉर्म कर रहा होता है एक्शन। तो अब एंटीवायरल ड्रग जो उनके लिए दी जा रही हैं वो किस तरह काम करती हैं, तो वो आपको एक यहाँ पे पॉइंट वाइज़ शो हो रहा होगा, ठीक है? अच्छा, अब एंटीवायरल और एंटी रेट्रोवायरल ये 2 हमने कवर करने हैं। एंटीवायरल जो है वो उन इन्फेक्शन के लिए नहीं है जो एचआईवी रिलेटेड है, जबकि एंटी रेट्रोवायरल उन इन्फेक्शन के लिए भी है जो कि एचआईवी रिलेटेड है। तो मेजर जो इनका डिफ़रेंस था वो ये था कि एंटीवायरल उन इन्फेक्शन के लिए नहीं है जो कि एचआईवी रिलेटेड है, ठीक है? यानी कि हेपेटाइटिस वाले और एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग हैं, वो बेसिकली अ उन सॉरी उन इन्फेक्शंस के लिए भी है जो कि एचआईवी रिलेटेड होते हैं। अच्छा एंटीवायरल शुरू करते हैं, तो एंटीवायरल में बेसिकली 3 जो हैं वो मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट ड्रग जो हैं वो सेपरेट आउट हो रही होती हैं। एज़ पर द इन्फेक्शंस जो हैं वो ड्रग सेपरेट आउट हो रही हैं। अब ये 3 पर्टिकुलर इन्फेक्शंस कौन-कौन से हैं? एक तो एंटी हर्पीज़ वायरस एजेंट यानी कि हर्पीज़ वायरस जो होता है, एचएसवी जो वायरस होता है, उसके लिए जो एंटीबायोटिक होती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तो वो बेसिकली 5 जो हैं वो यहाँ पे मैंने सेपरेशन की हुई हैं। इनमें पर्टिकुलर जो है वो एंटीबायोटिक आती हैं। कुछ जो हैं वो गुआनिन न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग हैं, कुछ साइटोसिन न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग हैं, कुछ एडेनोसिन, कुछ पायरिमिडीन और कुछ पायरोफॉस्फेट जो है वो एनालॉग हैं, ठीक है? तो उसमें अराउंड कोई 8 टू 9 जो हैं वो ड्रग आ जाती हैं जो कि इन क्लासिफिकेशन से बिलॉन्ग करती हैं। तो इनको एक-एक करके मैं थोड़ा करता हूँ। गुआनिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग में जो एंटीबायोटिक आती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है और कुछ जो है वो हट के भी थोड़ी जो है वो उनकी कॉम्बिनेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। साइटोसिन में जो एंटीबायोटिक आती हैं वो आपके पास ये रही। एडेनोसिन के जो एनालॉग हैं वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? पायरिमिडीन में कौन-कौन सी एंटीबायोटिक आती हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है? अच्छा, पायरोफॉस्फेट में एक ही आती है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है? अगली क्लासिफ़िकेशन पे आते हैं जो कि है रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शन। अब रिस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शंस में 2 टाइप के इन्फेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। एक तो है इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है? और इन्फ्लुएंज़ा में हमारे पास 4 जो हैं वो ड्रग आती हैं, जिनमें से 2 थोड़ी अलग हैं और 2 जो हैं वो न्यूरोमाइनोडेज़ इन्हिबिटर जो हैं, यानी कि उस एंजाइम को इन्हिबिट करती हैं, तो वो 2 अलग सेपरेट आउट ड्रग हैं। तो इन्फ्लुएंज़ा में जो ड्रग हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है? एक और जो इन्फेक्शन है वो है आरएसवी ब्रोंकायोलाइटिस। यहाँ पे भी ये रिफेम्पिन ये ड्रग जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है? और इसमें फिर जितना भी होगा इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अच्छा, थर्ड कैटेगरी पे आते हैं ऑफ एंटीवायरल जो कि आखिरी ही है फॉर एंटीवायरल तो हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन यानी कि एचआईवी सॉरी अ एचआईवी, एचपीवी वो जो जितने भी क्लासिफ़िकेशन है हेपेटाइटिस की, ठीक है? तो वो उसमें बेसिकली क्या है कि उसमें 3 जो हैं वो सेपरेशंस हैं एंटीबायोटिक की। एक इंटरफेरॉन होते हैं, ठीक है? एक साइटोसिन के एनालॉग हैं, एक गुआनिसिन के एनालॉग हैं। यानी कि 2 ड्रग जो हैं वो यहाँ पे बिलॉन्ग करती हैं और इंटरफेरॉन, अल्फा, बीटा, गामा में कुछ ड्रग जो हैं वो बिलॉन्ग करती हैं। अब इंटरफेरॉन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और क्लास जिस तरह मैंने बताया कि अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो अल्फ़ा, बीटा की अलग जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है और अलग मेथड के थ्रू और गामा जो है उसकी अलग हो रही होती है, तो वो भी फिर मैंने आपको यहाँ पे शो किया। अच्छा उसके अलावा स्पेक्ट्रम की बात करें, तो कौन-कौन से बैक्टीरिया पे ये एक्ट करता है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें, तो फार्माकोकाइनेटिक जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं और उसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं, तो एडवर्स इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं एंड द लास्ट वन द थेरेप्यूटिक यूज़ क्या-क्या हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। एंटीवायरल ड्रग भी हमने कवर कर ली। नाउ कम्स फॉर द लास्ट वन जो कि है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। अब ये क्या हैं? पहले ही बता चुका हूँ कि एचआईवी रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये जो है वो दी जाती है, ठीक है?
3 टाइप के इनहिबिटर होते हैं, एंटीबायोटिक इनहिबिटर होते हैं जो कि एक्ट कर रहे होते हैं। सिंपली बोलूँ तो 3 मेजर क्लासिफिकेशन है, ठीक है? एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाले हैं, ठीक है? अब ये 3 जो है ना, ये तीनों डिफरेंट एंजाइम को डिफिट कर रहे हैं। एक तो ये एंजाइम है, इसको इनहिबिट करने के लिए अलग एंटीबायोटिक है। एक एंजाइम है प्रोटीएज, इसको इनहिबिट करने के लिए अलग एंटीबायोटिक है। और एक एंजाइम है फ्यूजन इनहिबिटर, यानी कि इसको जो है वो इनहिबिट करने के लिए अलग है। तो बेसिकली बात ये है कि आरटीआई में जो एंटीबायोटिक होते हैं, वो आपको ये पूरी डिटेल शो हो रही होगी। प्रोटीएज इनहिबिटर जो हैं, उनमें जो एंटीबायोटिक होते हैं, जो भी एग्ज़ाम्पल है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीएज इनहिबिटर्स। और द लास्ट वन जो फ्यूजन इनहिबिटर्स हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। नाउ कम टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर, जो कि है एडवर्स इफेक्ट। तो एंटी रेट्रोवायरल वायरल जो ड्रग्स हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट भी कुछ होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा भाई, तो छठा लेक्चर यहाँ पे ठीक है। हमारा कंप्लीट हो, तो थोड़ा रिकॉल करें आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या किया। तो हमने उस चार्ट के अकॉर्डिंग अपने एंटीबायोटिक क्लियर कर लिए, ठीक है? उसके अलावा हमने एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग देखी, ठीक है? उसके अलावा हमने एंटी वायरल और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग को भी आज जो है वो कवर कर लिया। तो इंशाल्लाह इन कमिंग 2 लेक्चर्स, यानी कि लेक्चर 8 तक हम जो है वो इस पूरी फार्माकोलॉजी सीरीज़ को वाइंड अप करने जा रहे हैं, ठीक है? लेक्चर 7 में थोड़ा मैं अगला बता दूँ, तो लेक्चर 7 में हमारा टारगेट होगा एंटी हेलमिंथ और एंटी प्रोटोकॉल ड्रग, जबकि लेक्चर 8 में हम जो है वो पेप्टिक कल्चर और उसकी जितनी भी ब्रांचेज़ आगे जो है वो आती हैं, जिसमें पीपीआई है और बाकी सारे जितने भी आते हैं, तो वो हम जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। और ये 2 ही जो हैं वो मेजर बड़े टॉपिक रह गए थे, जिनको जो है वो कवर करना इम्पोर्टेंट था। तो इंशाल्लाह कमिंग 2 लेक्चर्स में हम वो कवर करेंगे। एंड होप यू लाइक टुडेज़ लेक्चर। एंड जो है वो काफ़ी एक बोरिंग तो था, लेकिन बस मतलब बोरिंग आपको इस वजह से लगा होगा कि ये थोड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड था, बट इतना कोई वो इश्यू नहीं है। जो उसमें थ्योरी जो मैंने मेंशन की हुई है, जो चार्ट में आ रही होती है, वो भी इतनी कोई मुश्किल होती नहीं है, ठीक है? तो बाकी मैंने कोशिश की कि एक सीक्वेंस में लेके चलूँ, जिस तरह पहले फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होती हैं और उसमें सारा और बाकी जितना भी एक अलाइनमेंट के थ्रू जो है वो कवर करने की कोशिश की है मैंने। बाकी होप यू लाइक द लेक्चर। एंड इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं एंड विद आवर न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड इंशाल्लाह जो अगले लेक्चर्स होंगे, यानी कि अगले जो 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, वो इतने बोरिंग या आपको इतना बोर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छे हैं और मैं भी कोशिश करूँगा कि वो अ, एक अलाइनमेंट में और अच्छे तरीके से कवर हो जाएँ, ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। एंड थैंक यू।